नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंबई माफिया की हसीनाएं का भाग 2, चैप्टर 9, बहुमुखी षड्यंत्रकारी। चेहरे पर पड़ती धूप ने जैनाबाई को जगाया। उसने उसकी उल्टी दिशा में घूमने की कोशिश की, लेकिन कमरे की रोशनी ने उसकी और सोने की इच्छा को मार दिया। आखिरकार वो सुबह 9:30 बजे उठ गई। ना उसका कोई बच्चा, ना ही कोई पोता पोती घर में थे। उसे इस बात का पता था। उसने डोंगरी के अपने कमरे की बड़ी चौकोर खिड़की से बाहर देखा। जैनाबाई अब भी डोंगरी के उसी छोटे से घर में रहती थी, जबकि उसके पास इतना पैसा हो गया था, शायद इसलिए कि उसे उसकी जगह से लगाव था। कार, बसें और 2 पहिए ठीक ठाक ही चल रहे थे और नीचे रेहड़ी वालों का धंधा भी रोज़ की तरह चल रहा था। सड़कें सूख चुकी थीं और पिछले शाम की बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं बचा था। नीचे से किसी ने उसे आवाज़ दी, जैना मासी सलाम। उसने सलाम का जवाब दिया और अंदर लौट गई। बातचीत में उलझने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने पूरी रात बिना नींद के गुजारी थी और बेचैनी के मारे उसका सर घूम रहा था। उसने महसूस किया कि उसने मस्तान से बहुत बड़ा वादा कर दिया था और उसका बोझ अभी भी उसके कंधे पर महसूस होने लगा था। जैनाबाई जिन लोगों का ध्यान रखती थी, उनसे खोखले वादे करने में यकीन नहीं करती थी, और हालांकि उसने मस्तान को यह समझा दिया था कि वो अपने आप इस हालात से निपट लेगी, वो जानती थी दाऊद और साबिल को समझाना मुश्किल होगा। उसने अपने लिए चाय बनाने का फैसला किया। उसने एक पतीला उठाया, उसे पानी से भरा और उबलने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। जैनाबाई ने कुरान की उस फ्रेम कराई हुई आयत की ओर देखा जो उसकी रसोई के सामने ही टंगी थी। उसने कुछ देर के लिए अपनी पलकें बंद कर ली। उसने ये तो पहले ही तय कर लिया था कि वो पूरी कोशिश करेगी, बाकी उसने अल्लाह पर छोड़ दिया था कि वही उसे बाहर निकलने की राह दिखाएंगे। जब पानी उबलने लगा तो जैनाबाई ने उसमें कुछ पत्ती और चीनी डाली। गैस बंद करके वो चाय छानने ही वाली थी कि उसे दरवाजे पर खटखटाने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मौसी, दरवाज़ा खोलो, किसी नौजवान की आवाज़ थी। आवाज़ को पहचानते हुए उसने पतीला वापस गैस पर चढ़ा दिया, अपना दुपट्टा ठीक किया और दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसे धीरे से खोला। सामने दाऊद खड़ा था, पसीने में तरबतर। बिना एक लफ्ज़ कहे वो घर के अंदर जिस अंदाज से दाखिल हुआ, उससे लगता था कि उस घर में उसका कितना आना जाना था। वो सिंक की तरफ बढ़ा और अपना मुंह धोने लगा। जैनाबाई ने इस बीच खुद को ठीक करने की सजग कोशिश की। ओए छोकरे, क्या हो गया अब? दाऊद के चेहरे की ऐसी रंगत देखकर उसने पूछा। मत पूछो, बस वही पुराने ढंग की लड़ाई, लेकिन आदमी को बुरी तरह लग गई, उसने कहा। किसको पीट दिया तूने? मासी, उस मनीष मार्केट वाले बदमाश हमीद चूहा को। वो आदमी बड़ा खतरा बनता जा रहा था। आप तो जानती हैं, हम कुछ दुकानों पर कब्जे के लिए लड़ रहे थे। मैं आज उसके पास मामला निपटाने के इरादे से गया, लेकिन इस बार वो सचमुच आपे से बाहर हो गया। मैंने उसे पीट दिया। तो तूने आखिर अपना हिसाब बराबर कर ही लिया। लेकिन अब मैं बहुत मुश्किल में हूँ मासी। चूहा आईसीयू में है और वर्दी वाले मेरे पीछे। मेरे अब्बा भी इसके बारे में जानते हैं। वो मुझे अब छोड़ने वाले नहीं। मैं उनके हाथों पिटना नहीं चाहता। मेरी मदद करो मौसी, इस लफड़े से मुझे निकालो। जैनाबाई कुछ देर खामोश बैठी रही, सारे मसले को दिमाग में समझने की कोशिश करते हुए। अचानक उसके दिमाग का पहिया घूमने लगा और वो बोली, मेरे सामने तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तू इस बात को समझता होगा कि पुलिस और तेरे अब्बा दोनों को एक साथ समझा पाना बड़ा मुश्किल काम होगा। मैं तो बस एक बात जानता हूँ, काम चाहे जितना भी मुश्किल हो, आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। जैनाबाई उसे देखकर मुस्कुराई। हो सकता है मुझे तुझसे जल्दी ही किसी मदद की ज़रूरत पड़ जाए। क्या तू मेरे लिए वो करने को तैयार हो जाएगा? दाऊद बिना झिझक तैयार हो गया। मासी, क्या बात करती हो? मैं तेरे लिए जान भी देने को तैयार हूँ। तो मेरी माँ की तरह हूँ। इसलिए ये सब तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मेरे ही घर में रह, उसने कहा। नहीं मौसी, ये सही नहीं होगा। मैं कल आऊँगा और आपसे मिलूँगा। तब तक आप मामला सुलझा देंगी ना? कल आओ, हम देख लेंगे, उसने कहा और उसकी तरफ तौलिया बढ़ा दिया ताकि वो अपना चेहरा पहुंच सके। देर शाम को जैनाबाई अचानक मुसाफिर खाना गई। दाऊद के अब्बा इब्राहिम कासकर कमरे के कोने में रखी चारपाई पर सर पर हाथ रखकर बैठे थे, तनाव में डूबे, गुस्से से भरे, फिर अपनी उम्र के कारण कमज़ोर भी दिखाई दे रहे थे।
जब जैनाबाई कमरे में घुसी तो कमरे का माहौल काफ़ी गंभीर था। सलाम जैनाबाई, आओ। आज इधर कैसे? उसने पूछा। वो कमरे के अंदर गई और एक छोटी तिपाई पर बैठ गई। सलाम इब्राहिम भाई, मैंने दाऊद के बारे में सुना तो मैंने सोचा कि चलूँ आपसे कुछ मिलूँ। क्या घर आया वो? इब्राहिम लाल हो गया। घर आने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने मुझे शर्मसार कर दिया। पुलिस वालों के बीच मेरी इतनी इज्जत थी, इस लड़के ने सब उतार कर रख दी। उसने धीरज के साथ उसे सुना, उसे पूरी तरह अपनी भड़ास निकालने का मौका दिया। अमीना जैनाबाई के लिए चाय लेकर आई। दोनों औरतें गले मिली। हमारे बुरे दिन आ गए हैं आपा, दाऊद ने फिर से कर दिया। अमीना ने जैनाबाई से अलग होकर रोते हुए कहा। रो मत, तुम्हारा बेटा गलत नहीं है, बड़ा ही अच्छा लड़का है, जैनाबाई ने कहा। क्या कह रही हो? कम से कम उसका साथ तो मत दो। वो हमीद चूहा आईसीयू में पड़ा है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। पुलिस पहले भी यहाँ 2 दफ़ा आ चुकी है। कितने शर्म की बात है, सब उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, इब्राहिम ने गुस्से से कहा। इब्राहिम भाई, उस हमीद चूहा के बारे में बात मत कीजिए, हैं, बड़ा बुरा आदमी है, मर जाए सो ही अच्छा। उसने कितने लोगों को परेशान किया है। अपना दाऊद तो उसके साथ मसला सुलझाने गया था, लेकिन वो उसे पीटने लगा। अब दाऊद ने जो भी किया अपने बचाव में किया। तुम इतना कैसे जानती हो जैनाबाई? इब्राहिम ने कुछ संदेह के साथ पूछा। दाऊद मेरे लिए बेटे की तरह है। मैंने जैसे ही इस घटना के बारे में सुना तो मैंने सबसे पहले आपके और अमीना बी के बारे में ही सोचा। मैंने कुछ लड़कों से पूछताछ की तो जो उस वक्त उस दुकान में मौजूद थे जब ये लड़ाई हुई, उन्होंने मुझे बताया कि इसमें दाऊद की कोई गलती नहीं। अल्लाह का शुक्र है, मेरा बेटा निर्दोष है, अमीना ने जैसे ही ये सुना बोल पड़ी। इब्राहिम को इतनी आसानी से नहीं समझाया जा सकता था। जैनाबाई, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत होती है। मैंने अपनी नौकरी के दौरान ऐसी कई लड़ाइयाँ देखी हैं और मैं जानता हूँ मेरा बेटा गुनहगार है। भाई दाऊद को सचमुच बुरी तरह पीटा गया था। अगर उसने खुद को नहीं बचाया होता ना तो हम सब आज उसके मैयत में होते। क्या आपके लिए वो हमीद दाऊद से बढ़कर है? इब्राहिम बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। अगर ये मामला है तो मैं दाऊद से बात करना चाहूँगा कि वो ऐसी गलती फिर नहीं कर सकता। मैं उसका पता करने की कोशिश करती हूँ और उससे कहूँगी कि आपसे मिल ले। देखो, मेरी बात ध्यान से सुन लो, सख्ती से पेश मत आना लड़के से। अच्छा लड़का है, आप उसका भरोसा कर सकते हैं। ऐसे बेटे के लिए तो मैं मर जाना पसंद करूँगी यहाँ, कहते हुए जैनाबाई कमरे से बाहर निकल गई। इस बात का विश्वास ले कि उसने दाऊद की आधी मुश्किल हल कर ली है। उसका ये डर है कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। जैनाबाई ने अपने ध्यान बाकी आधी मुश्किल में लगाया, उन लोगों की तरफ जो दाऊद को सलाखों के पीछे बंद कर सकते थे। उसका पिछला रिकॉर्ड और पुलिस के बीच उसकी अलोकप्रियता एक जानी हुई बात थी और जैनाबाई इस बात को जानती थी कि अगर वो चाहती है कि हालात उसके मुताबिक हो जाएं तो उसे किसी बड़ी शख्सियत के पास जाना होगा। अगले दिन जैनाबाई क्रॉफर्ड रोड में मुंबई पुलिस मुख्यालय में अपराध शाखा के दफ्तर गई। उसने सबसे महत्वपूर्ण अफसरों में से एक से मिलने का निश्चय किया। लंबा हट्टा कट्टा वो अफसर अपने समय में अपनी तत्परता के लिए जाना जाता था। अपराध शाखा में वर्षों काम करने के कारण वो उसके तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ था। खबरी के तौर पर जैनाबाई ने अफसरों के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते बनाए थे। अफसर अपने डेस्क पर बैठा था और बाहर से उसके एक सिपाही ने फ़ोन पर बताया कि जैनाबाई आई है। उसे कुछ हैरानी हुई। ठीक है, अंदर भेजो। हाउ जैनाबाई, सलाम। क्या हुआ, आज यहाँ कैसे? बाजार से भाजी खरीदने जा रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूँ। चलो, अच्छा है। इसका मतलब है कि महीनों बाद तुमसे भेंट हुई भी तो भाजी की वजह से। वाह साहिब, मैं अपनी तारीफ़ के कशीदे करीब करीब रोज़ ही पढ़ती हूँ। मैं तो लोगों को यहाँ तक कहती हूँ कि पुलिस फोर्स में आपसे बेहतर अफसर नहीं देखा मैंने आज तक, वो बोली। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद जैनाबाई ने तय किया कि वो सीधे काम की बात करेगी। साहिब, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है। शहर में हो रही गिरोह की लड़ाई की वजह से आप सब वर्दी वाले बहुत बिजी रहते हैं। हाँ, हमारे हाथ में एक बड़ा काम है।
असल में कल ही दाऊद और उसके गुंडों ने मनीष मार्केट के एक दुकानदार की पिटाई कर दी है। उस आदमी की हालत बहुत ख़राब है और वो हरामी दाऊद फरार है। क्या आप उसके घर गए? शायद वो वहीं छुपा बैठा होगा, जैनाबाई ने कहा। उसको पागल कुत्ते ने काटा है क्या? घर में बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता। हमारे ऑफिसर उसके घर पर भी नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन वो लड़का बहुत चालाक है, वो वहाँ नहीं जाएगा। मुझे उसके अब्बा के बारे में सोच सोच कर ना कभी कभी बहुत बुरा लगता है। उसको देखो और उसके लड़के को देखो। जैनाबाई ने एक शब्द नहीं कहा। वो जानती थी कि क्या होने वाला था। वैसे जहाँ तक मुझे पता है तुम उसके परिवार को अच्छी तरह से जानती हो? अफसर ने पूछा। जैनाबाई ने अपनी मुस्कुराहट को दबा लिया। ये तो उससे बहुत आसान बात हुई, जैसे कि उसने सोचा था। हाँ, हमारे परिवार में बहुत नज़दीकियाँ हैं। हम सब, उसमें दाऊद भी शामिल है। मैं सोच रहा था कि तुम इसमें कुछ मदद कर पाती। क्या कह रहे हैं आप? ये मेरे लिए तो लगभग असंभव होगा। मैं आपको कोई भी खबर दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको किसी ऐसे आदमी के बारे में कैसे बता सकती हूँ जिसका परिवार मेरा करीबी हो? अफसर का ध्यान तत्काल इस बात पर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमको पता है कि दाऊद कहाँ है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कुछ भी। लेकिन अभी तो तुमने कहा। अब मुझे ये तो नहीं पता ना कि इस वक्त वो कहाँ है, लेकिन हाँ, दाऊद मेरी बात सुनता है, अपनी माँ की तरह मानता है मुझे। मैं हो सकता है उसे ढूंढ निकालूं, लेकिन इसकी कीमत देनी होगी। अफसर को झटका लगा। इस औरत में इतनी हिम्मत कि वो क्राइम ब्रांच के एक बड़े अफसर के सामने शर्त रखे। शांत होते हुए भी उसने पूछा, और तुम मेरे लिए क्या करोगी? अगर मैं दाऊद को आपका खबरी बनवा दूं तो? क्या खबरी? अफसर ने कुछ चौंकते हुए पूछा। अच्छा, मुझे लगता है ना कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि दाऊद को खबरी बनाने का मतलब क्या होता है? वो माफिया सरगना बन रहा है। अंडरवर्ल्ड को लेकर उसकी जो जानकारी है उसके ऊपर किसी को कोई शुबा नहीं है। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड को लेकर उसकी सच्चाई को सब जानते हैं। उसके ऊपर कोई शक नहीं करेगा। कहकर वो कुछ देर के लिए रुकी, अपनी बात का असर देखने के लिए, और फिर कहने लगी, अगर आप उसे अपना खबरी बनाते हैं ना, तो इससे आप उसकी हरकतों पर काबू रख सकते हैं और इस तरह उसके उड़ना सीखने से पहले ही उसके पंख काट सकते हैं। ऑफिसर ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने पूछा, इसकी कीमत क्या होगी? कुछ नहीं, बस उसके ऊपर से सारे आरोप को हटा लीजिए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जैना भाई? मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी भलाई का फ़ायदा उठाओ। मैं उसके ऊपर से कोई केस नहीं हटाऊंगा, कभी नहीं। यह आपका आखिरी फैसला है साहिब? अफसर ने कुछ भी नहीं कहा। उसने एक फ़ाइल उठा ली और ऐसे अभिनय करने लगा जैसे वो उस फाइल को पढ़ रहा हो। उसे इस तरह से करते देख जैनाबाई ने वहाँ से जाने का फ़ैसला किया, हताश लेकिन साथ ही उम्मीद से भरी हुई। जब उसने कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला, अफसर ने फाइल पर से बिना नज़र हटाए धीरे से कहा, मुझे इसके लिए समय चाहिए। कितना समय? जैनाबाई ने पूछा। ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैं समय लूँगा। तो मैं ये मान लूँ कि आप तब तक उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? अफसर कुछ नहीं बोला। मैं अपना वादा पूरा करूँगी साहिब, उम्मीद करती हूँ आप भी पूरा करेंगे, उसने कहा और बाहर निकल गई, अपने आप से संतुष्ट होकर। उम्मीद के विपरीत दाऊद उस दिन उसके घर नहीं आया। जैनाबाई बेचैन थी, उसको उसके अब्बा पुलिस से हुई बातचीत के बारे में बताने के लिए। उसे ये भी महसूस हुआ कि वो बहुत अच्छा समय था उसके साथ उस मीटिंग के बारे में बात करने का, जिसके बारे में उसने और मसान ने योजना बनाई थी। जब दाऊद के आने की कोई संभावना नहीं रही तो उसने रात का खाना खाने का फैसला किया और सो गई। सुबह करीब 3:40 बजे उसे अपना दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि शायद वो कोई ख्वाब देख रही है, इसलिए उसने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आधे मिनट के बाद उसने दरवाजे पर एक बार और आवाज़ सुनी, एक धीमी सी आवाज़, जैना मौसी, दरवाज़ा खोलो, मैं दाऊद। जैनाबाई दरवाजे की तरफ गई, उसे धीरे से खोला, सावधानी से, ताकि उसका बेटा ना जग जाए जो उस कमरे में ही सो रहा था। मौसी, कुछ हुआ क्या?
दाऊद ने पूछा। तुझे क्या लगता है तेरी मौसी ने सब कुछ कर दिया? अब तो तू आज़ाद परिंदा है। मैंने तेरे अब्बा से भी बात कर ली है। हालांकि तू कुछ समय तक सावधान थोड़ा सा रहियो। वर्दी वाले ने हमेशा की तरह पक्का वादा तो नहीं किया? उसने कहा। अरे वो सब मैं संभाल लूँगा, दाऊद ने बेफिक्री से कहा। निश्चिंत होकर जैनाबाई ने पानी का गिलास कटक लिया। दाऊद जैसे ही जाने को हुआ जैनाबाई ने उसे रोक लिया। किधर? सुन, अब तेरी बारी है। हाँ हाँ मौसी, बिल्कुल। वैसे मुझे क्या करने के लिए कहना चाहती हो तुम? मस्तान भाई तुम लोगों के इस लड़ाई झगड़े से तंग आ चुके हैं। तुम लड़कों ने डोंगरी में काफ़ी होहल्ला मचा रखा है। तुमको इस बात का अंदाज़ा भी है कि तुम लोग अपने ही भाइयों से लड़ रहे हो? दाऊद चुप रहा। हालांकि जैनाबाई बोलती रही। मस्तान चाहता है कि तुम और पठान एक हो जाओ और इतने मजबूत हो जाओ कि कोई हमें हल्के में ना ले सके। इसके लिए वो चाहते हैं तुम सब एक साथ मिलकर बैठो। मौसी, मैं नहीं आऊँगा। मैं नहीं चाहता कि मस्तान भाई के घर में खून खराबा हो। मेरे सामने इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। तूने मुझसे वादा किया था, अब तू अपने वादे से हट नहीं सकता। साबिर को लेकर आ जाना, मैं तुझे बताऊंगी कि कब आना है। दाऊद इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होना चाहता था, लेकिन उसने अपनी ज़बान दे रखी थी और इस तरह जैनाबाई ने अपने मन की कर ली। चैप्टर 10 मस्तान का कमाल। मुंबई के आपस में लड़ने वाले भाई लोग आखिरकार मस्तान के बंगले पर जुलाई के गीले मौसम में जमा हुए। उस दिन जैनाबाई सुबह से ही मस्तान के घर पर थी। मस्तान, घर के नौकर चाकर और जैनाबाई के अलावा घर में और कोई मौजूद नहीं था। करीम लाला के साथ कई बार चर्चा करने के बाद उन तीनों ने उस बैठक में बुलाए जाने वाले लोगों की आखिरी सूची बनाई, जिन्हें उस रात वहाँ होने वाली बैठक में बुलाया जाने वाला था। आपसी समझबूझ से ये तय हुआ कि वहाँ कोई किसी तरह के हथियार के साथ ना आए, ताकि किसी तरह के खून खराबे की गुंजाइश ना रहे। जैसे जैसे भाई लोगों के आने का समय होने लगा, मस्तान के चेहरे पर परेशानी साफ झलकने लगी। हालांकि जैनाबाई ने भरोसा दिया था कि नतीजा अच्छा रहेगा, फिर भी उसे भरोसा नहीं था कि उस बैठक में क्या निकल कर आएगा। मेहमान देर शाम से ही आने लगे। जैनाबाई को दूसरों की उतनी चिंता नहीं थी जितनी कि दाऊद और साबिल की थी। दोनों की चंचलता को दबाने के लिए जैनाबाई ने मस्तान से कहा था कि वो उसके करीबी दोस्त और दाऊद के अब्बा इब्राहिम कास्कर को भी बैठक में बुलाएं। आखिरकार सब जुटे पठानों के सरदार करीम लाला और उनके लोग, दाऊद, साबिर और उनके अब्बा मजीद कालिया, हुसैन सोमची, दिलीप, अजीज, हनीफ सब गहरी खामोशी में बैठे थे। असल में जैनाबाई ही वो अकेली औरत थी जो उन सब मर्दों के बीच बैठी आराम से बातें कर रही थी। उस ज़माने में अंडरवर्ल्ड में उसका क्या प्रभाव था, उसकी क्या इज्जत थी, इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। जब बैठक शुरू होने वाली थी तो जैनाबाई उठी और दाऊद के बगल में जाकर बैठ गई। उसकी बिछी हुई मुट्ठियों को थामे, एक तरह से उसको ये संदेश देने के लिए कि पूरी बैठक के दौरान अपने आप पर काबू बनाए रखना कितना ज़रूरी है। आखिरकार मस्तान ने डाइनिंग टेबल पर रखे शीशे के एस्ट्रे में सिगरेट बुझाई और मेहमानों से मुखातिब हुआ। मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि मेरे सभी भाई एक छत के नीचे बैठे हैं। हमारे बीच काफ़ी नफ़रत और गलतफहमी रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब फिर से एक हो जाएं, और इस मेलजोल के लिए मैंने अपने घर को चुना है। मस्तान ने कहा। कमरे में कोई नहीं बोला। जैनाबाई ने हालांकि कमरे में मौजूद सब लोगों की ओर मुस्कुराते हुए देखा। मस्तान ने अपने सभी मेहमानों के चेहरों की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया। हम सब मुसलमान हैं। हम सब का एक ही मजहब है जिसे हम मानते हैं। हम अपने दुश्मनों को पहचानने में असफल रहे, और इससे होता क्या है, हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, खून खराबा करते हैं, अपने ही भाइयों को मारते हैं। हमने अपने मज़हब का मजाक ही बना दिया है और ख़ुद को बेवकूफ़। सब हंसते रहते हैं हम पर, सरकार भी और पुलिस भी। बहुत खूब कहा मस्तान भाई, हम सब तो जोकर बनकर रह गए। सरकार समझती है कि हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवाय अपने भाइयों के। या अल्लाह, हमने अपने आप को ये क्या कर डाला। जैनाबाई ने अपनी बात कही। इतने में दाऊद ने कहा, ये सब बकवास है। हमने हमेशा दूसरे मुसलमानों का ध्यान रखा है। असल में हमने कभी किसी हमले की शुरुआत नहीं की है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते कि कोई अपने आप को सरदार समझे
और हम जो भी कदम उठाएं उसे कुचलने की कोशिश करें। इतना सुनते ही पठान तुरंत उठ खड़े हुए। आपको लगता है कि हम खुद को बड़ा समझते हैं? अब तुम जैसे बच्चे हमें बताएंगे कि धंधा कैसे करना चाहिए? अभी फैसला कर लेते हैं। हमेशा हमेशा के लिए तुमको ये पता चल जाएगा कि बड़ा कौन है। और एक पठान ने अपनी पिस्तौल निकालते हुए कहा। दाऊद का भाई साबिर गुस्से में उठ खड़ा हुआ और हमला करने के लिए तैयार हो गया। तभी ज़ैनब आई खड़ी हुई। हमने साफ साफ कहा था बंदूक लेकर नहीं आना है। ये मस्तान भाई का घर है, कोई लड़ाई का मैदान नहीं। आप लोगों को जो भी करना है बाहर करना, यहाँ बिल्कुल नहीं। वो दाऊद की तरफ घूमी और आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी। साबिर की इस हरकत का क्या नतीजा हो सकता था दाऊद ने समझा। उसको पकड़ा और बैठने के लिए कहा। अब मस्तान निश्चिंत हुआ कि जिस तरह से ज़ैनब आई ने हालात को अपने काबू में कर लिया, अल्लाह और इस्लाम के लिए अपने अपने मतभेदों को भूल जाना चाहिए। आइए हम लोग मिलकर इस बात की कसम लें कि आगे से एक दूसरे को निशाना बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ज़ैनब आई अचानक उठ खड़ी हुई और उसने अपना सर सफ़ेद दुपट्टे से ऐसे ढक लिया जैसे इबादत के समय ढकते हैं, और फिर बगल के कमरे में चली गई। मेहमान तनाव में बैठे रहे, इस बात का अंदाज़ा लगाते हुए कि वो कहाँ गई। थोड़ी देर बाद वो एक कुरान के साथ बाहर आई जो गहरे हरे रंग के कपड़े में लिपटा हुआ था। उसने ध्यान से उसको बगल वाली मेज़ पर रख दिया और वापस आकर मेहमानों के साथ बैठ गई। एक मेहमान ने अपने लड़के से कहा कि वो कुरान को उठाकर बीच की मेज़ पर रख दे। आइए कुरान की कसम खाते हैं, मस्तान ने कहा। ज़ैनब आई ने दाऊद और साबिर को इसके लिए बढ़ावा दिया कि वो इस पाक किताब पर अपना हाथ रख दें, और एक बार जब उन्होंने रख दिया तो धीरे धीरे सबने वही किया। सब लोगों ने उसके ऊपर हाथ रखा और बुदबुदाए कि वो अपने भाइयों का कत्ल नहीं करेंगे और शांति तथा मेल मिलाप के साथ रहेंगे। इस बैठक के तुरंत बाद मस्तान ने सबको बेलासिस रोड की मुश्किल के बारे में बताया। पठान और दाऊद के आदमी उसके किराएदारों से मिले और उनसे उन्होंने ज़मीन खाली करने के लिए कहा। चिलिया बिना किसी डर के लड़े, पर वे लोग दो गिरोह की ताकत के सामने ठहर नहीं पाए और आखिर में अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठे। मस्तान ने बाद में उस ज़मीन का एक गगनचुंबी इमारत का वहाँ निर्माण करवाया। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में शांति का ये ऐतिहासिक समझौता था जिसकी रूपरेखा मस्तान ने अपने घर पर तय की थी और जिसके पीछे दिमाग जाहिर तौर पर ज़ैनब आई का था। चैप्टर 11। 12 साल बाद गांधीवादी की पदयात्रा। जनवरी 1993 का समय था। दीपनगर बॉम्बे के मुंबई बनने से कुछ साल पहले। मुंबई सपनों का शहर जिसे हमेशा से अलग अलग धर्मों के संगम के रूप में देखा जाता रहा था, अतीत की सांप्रदायिक छाया के बादलों से भरने लगा। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के टूटने के नतीजे से शहर में भयानक कत्लेआम हुआ। हिंदू मुस्लिम के बीच सुनियोजित तथा राजनीति से प्रेरित दंगे हुए। दंगे के कारण दोनों समुदायों के लोगों का कत्लेआम हुआ। सैकड़ों लोग मारे गए। हजारों जनता के गुस्से का शिकार हो बेघर बार हुए। मुंबई सचमुच में धार्मिक विद्वेष की आग में जल रहा था। भिंडी बाजार, डोंगरी, नागपाड़ा, धारावी तथा मुंबरा जैसे मुस्लिम बहुल इलाके शहर में होने वाली अनैतिक गतिविधियों का केंद्र बन गए थे। इन्हें संवेदनशील इलाके के रूप में जाना गया। सबसे ज़्यादा भयानक खून खराबा और बर्बादी का मंजर यहीं रहा। जब सेना दंगे रोकने में असफल रही तो उसने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। इन सब के बीच एक बूढ़ी जर्जर दिखाई देने वाली 72 साल की महिला अकेले ही डोंगरी में शांति वापस लाने के प्रयास में लगी हुई थी। अंडरवर्ल्ड में उसके सभी सत्ता केंद्र तेजी से खिसक रहे थे। माफिया के करीम लाला और मस्तान जैसे बड़े सरदार बूढ़े और बीमार हो चुके थे और एक तरह से संन्यास का जीवन काट रहे थे, जबकि वर्दा काफ़ी पहले सब कुछ छोड़कर चेन्नई जा चुका था और वहीं 1988 में उसका देहांत हो चुका था। इस समय का माफिया सरदार दाऊद इब्राहिम दुबई में रहने लगा था, इसलिए जहाँ तक उसको नियंत्रण करने वाली सत्ता का संबंध था उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से उसे तकलीफ पहुंची थी। अनेक लोगों ने उससे मदद के लिए संपर्क किया था। वो इस बात के लिए रो रहे थे कि उनकी संपत्ति का नुकसान हुआ था, उनके घर जला दिए गए थे, उनके बेटों परिवार वालों को मार दिया गया था। वो मदद की भीख मांग रहे थे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रही थी। उसने पुलिस, भाई लोग, नेता सबसे संपर्क किया था। सबका यही कहना था कि हालात आम आदमी के नियंत्रण से बाहर जा चुके थे।
दंगों को शुरू हुए करीब 1 महीना हो चुका था और वो सब कुछ देख रही थी। कानून लागू करने वाली संस्थाएं शहर में बढ़ते असंतोष को रोक पाने में असफल रही थी। अब वो यही कर सकती थी कि इन बेचैन लोगों से कहती रहे कि वो दुआ करें, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। उसके कमरे का एक दरवाज़ा और एक ही खिड़की कई दिनों से बंद थे और जो कुछ भी बाहर हो रहा था उससे खुद को उसने भारी पर्दों के पीछे छुपा लिया था। पहले तो खिड़की से उसकी बस एक ही घुड़की बाहर की किसी भी तरह की गतिविधि को शांत कर सकती थी। आज कोई भी परवाह नहीं करता था। उसने देखा था कि किस तरह हजारों लोग बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के विरोध में निकले थे और उसने ये भी देखा था कि किस तरह से भीड़ हिंसक हो गई थी और उसने पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी थी। उसने उनसे रुक जाने के लिए कहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हिंदू मुस्लिम दंगों ने जैसे उसकी सारी ताकत छीन ली थी। उससे कहा गया था कि वो अंदर ही रहे, लेकिन कब तक, वो सोचती रही। 9 जनवरी 1993 यानी कि 1993 को जब सुलेमान उस्मान बेकरी में गोली चली तो वो जैसे उसको उत्तेजित करने की आखिरी घटना थी। विशेष कार्रवाई बल को ऐसा लगा कि सुलेमान उस्मान बेकरी की छत पर आतंकवादी छुपे हैं और उन्होंने संयुक्त पुलिस कमिश्नर RD त्यागी के कहने पर बेकरी के अंदर गोली चला दी। वो अपनी खिड़की से बेकरी के अंदर से बेसहारा लोगों की चीख पुकार और गोलियों की आवाज़ सुनती रही, देखती रही। वो पुलिस की सबसे जघन्य और अकारण की गई कार्रवाइयों में से एक की गवाह थी। उस गोलीबारी में 9 मुसलमान मारे गए, लेकिन पुलिस आतंकवादियों को पहचानने में और वहाँ से गोला बारूद पकड़ पाने में असफल रही। सच्चाई ये थी कि वहाँ कुछ ऐसा था ही नहीं। अब पुलिस वालों की सैकड़ों चेतावनियां भी घर से बाहर कदम रखने के उसके निश्चय को नहीं बदल सकती थी। चिकन की कढ़ाई वाला नाइट गाउन पहने और सर के ऊपर शॉल डाले जिससे उसके बालों की सफ़ेदी कुछ छुप गई थी, वो गोरी और गहनों से लदी औरत एक हाथ में तस्बीह और दूसरे में सफ़ेद झंडा लिए सड़क पर निकल पड़ी। कुछ ही पलों में नौजवानों का एक दल उसके पीछे आ गया और वो उस प्रदर्शन की अगुवाई करने लगी। वो डोंगरी की जलाई गई गलियों से होते हुए पैडोनी जंक्शन की तरफ बढ़ने लगी, खतरे की परवाह किए बगैर। जंक्शन के दाईं तरफ हमीदिया मस्जिद थी, खतरी मस्जिद बाईं तरफ तथा 3 जैन डेरासर थे। वही जंक्शन दोनों समुदायों के बीच की विभाजक रेखा बन गई थी। पैडोनी पुलिस स्टेशन, जो ब्रिटिश काल की देन था, इन धार्मिक स्थलों के दाईं ओर कोण बनाता हुआ था। वो जंक्शन पर पहुंचकर रुक गई। जहां वो खड़ी थी, सैकड़ों नौजवान लड़के लड़कियों के बीच अपना झंडा हिलाकर शांति और सौहार्द के लिए चिल्लाती रही, जबकि वहाँ घायल लोग पड़े हुए थे और भीड़ खुलेआम दुकानों को जला रही थी। प्रदर्शनकारी भीड़ को देखकर पुलिस अपनी लाठी और ढाल को लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके थके बूढ़े कदम जवाब दे चुके थे। जैनाबाई शांत खड़ी रही, भीड़ के गुस्से और पुलिस की लाठी से बिना डरे। पीछे से उसके समर्थक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जैनाबाई जिंदाबाद, जैनाबाई जिंदाबाद, जैनाबाई जिंदाबाद। चैप्टर 12, जैनाबाई की बेटी की ज़बानी। कई दिनों तक बिना थके फ़ोन करने के बाद बड़ी मुश्किल से हमको आखिरकार जैनाबाई की बड़ी बेटी खातुम, जिसको खदीजा के नाम से भी जाना जाता है, का फ़ोन नंबर मिला। 74 साल की वो औरत फ़ोन पर बहुत सद्भावपूर्ण लगती है और वो अपनी खुशी छुपाने की कोई कोशिश नहीं करती जब वो ये सुनती है कि हम लोग उसकी माँ के बारे में लिख रहे हैं। इससे पहले कि हम उसे जान पाते, हमें उसकी माँ के घर चूनावाला बिल्डिंग डोंगरी में आमंत्रित किया जा चुका होता है। ये वही घर है जहाँ जैनाबाई ने अंतिम सांस ली, करीब 14 साल पहले। उसकी बेटी अब यहाँ अकेली रहती है, अपने पति से अलग होने के बाद, जिसने किसी और औरत के लिए उसको छोड़ दिया। बिल्डिंग पुरानी सी है और इसमें केवल 3 फ्लोर हैं। मुख्य रास्ता एक संकरी लकड़ी की सीढ़ी की ओर से जाता है, जिस पर चढ़कर हम पहले फ्लोर पर पहुँचे। खदीजा का कमरा दाईं ओर से दूसरा था, जिसके ऊपर हल्के सफ़ेद रंग का पेंट किया गया था, जिसकी सुरक्षा के लिए लोहे की ग्रिल लगी थी। जब हमने 2 बार घंटी बजाई, एक लंबी औरत ने दरवाज़ा खोला। उसने एक लंबी फीके गुलाबी रंग की सलवार कमीज़ पहन रखी थी। उसका सर दुपट्टे से ढका हुआ था। मुस्कुराते हुए उसने हमें अंदर आने के लिए कहा। बहुत सारे डाकू, वो कहती है और लोहे के ग्रिल को बंद करने की कोशिश करने लगती है। वो अपना नाम खदीजा बताती है
और हमें अपने छोटे से सोफे पर बैठने के लिए कहती है। संगमरमर के टाइल वाला कमरा बड़ा नहीं है और उसकी दीवारें भी कंक्रीट की नहीं है। वो एक छोटा सा कमरा सब कुछ है, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन और बालकनी। हम जिस सोफे पर बैठे हैं वो एक बिस्तर के सामने है, जिसके ऊपर पवित्र काबा की कपड़े पर कढ़ाई की गई तस्वीर दीवार पर टंगी है। खदीजा बिस्तर पर हमारे सामने बैठी है। उसके कंधे चौड़े हैं और लंबाई करीब 5 फुट 11 इंच। उसकी लंबी नाक बहुत कुछ अपनी माँ की ही तरह है। वो हमें ज़ैनाबाई के बारे में कुछ और बताती है। ताकतवर, किसी से न डरने वाली और गाली गलौज करने वाली, ये 3 शब्द हैं जो मेरी माँ के व्यक्तित्व को पूरी तरह से बताते हैं। वो एक पक्की माफिया सरदारन थी और लंबे समय तक उसके इस घर में हज़ारों पारिवारिक झगड़ों का निपटारा हुआ। माफिया गुटों के अनेक आपसी झगड़ों का निपटान भी यहीं हुआ। खदीजा वास्तव में नहीं जानती कि उसकी माँ को लोग कब से माफिया सरदारन बुलाने लगे, लेकिन वो इसी बिस्तर पर बैठकर उन लोगों की समस्याओं के समाधान सुलझाया करती थी जो उसके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। हमारा ये घर हमेशा लोगों से भरा रहता था, उसने बताया। खदीजा ये भी बताती है कि किस तरह उसकी माँ ने ये कोशिश की कि वो भी खबरी बन जाए। वो स्वीकार करती है कि जहाँ तक पुलिस से निपटने का मामला है उसमें ना वो करिश्मा था और ना ही अपनी माँ वाली चालाकी थी। मुझे याद है माँ 1-2 बार मुझे थाने लेकर भी गई थी, लेकिन मुझे इन वर्दी वालों से भी बहुत डर लगता था। मैंने उनसे कह दिया मुझे इन सब चीज़ों से आप दूरी रखा करें। अचानक खदीजा अपने बिस्तर से उठ जाती है, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। वो स्लेट की अलमारी की तरफ बढ़ती है और बहुत ध्यानपूर्वक एक तस्बीह निकाल कर लाती है। ये उसकी तस्बीह है, वो कहती है, फिर जोड़ती है। इसे उससे जुदा नहीं किया जा सकता था, जहाँ भी जाती इसे साथ लेकर जाती। अपने बेटे कमाल की मौत और अपनी गिरती सेहत ने ज़ैनाबाई को धर्म की तरफ मोड़ दिया। 1980 के दशक के अंत में वो मुसलमानों के धार्मिक संगठन तबलीगी जमात से जुड़ गई। उसकी मौत से परिवार वाले हैरत में पड़ गए। ज़ैनाबाई अपने 74 साल की उम्र में भी कभी गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ी थी। ये तो किस्मत की ही बात है कि वो कभी बीमार नहीं पड़ी, क्योंकि वो डॉक्टर्स, हॉस्पिटल और दवाओं से अपनी चिढ़ जल्दी ही ज़ाहिर कर देती थी। एक दिन वो इबादत करते समय बेहोश हो गई। हम उनको तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, खदीजा ने बताया। डॉक्टर ने पाया कि उनके ब्रेन हेमरेज हाँक कर गया था और उनको आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। भाई, लेकिन जब उनको होश आया, उन्होंने पाया कि वो हॉस्पिटल में, भाई वो तो चीखने चिल्लाने लगी, मुझे गालियाँ देने लगी। मैं उनको यहाँ लेकर क्यों आई? वो कहने लगी कि उनको घर वापस लेकर चलो। चूँकि हम सब तो उनसे बहुत डरते थे, इसलिए हमने उनकी बात मान ली। घर लौटने के बाद वो कोमा में चली गई। उनके इलाज की सुविधा घर में ही की गई और फिर 1 हफ्ते के अंदर उनकी मौत हो गई। इस तरह ज़ैनब दरवेश गांधी उर्फ ज़ैनाबाई दारूवाली की खामोश और शांत मौत हुई। उनके नाम पर अब जो कुछ बचा है वो है कब्र का पत्थर, फॉर्म नंबर 2544, ओट्टा नंबर 601। 2 कमाठीपुरा की अम्मा। चैप्टर 1 एक वैश्या का जन्म। उसे ज़बरदस्ती लाल दुल्हन का जोड़ा पहनाकर एक बिस्तर पर बिठाया गया, जिसके ऊपर खूब सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थीं। उसके होठों को सुर्ख रंग से रंग दिया गया था और एक बड़ी सी नथ उसके नाक में लटक रही थी, जो उसको और भी भड़काऊ बना रही थी। कमरे में एक पुराने ग्रामोफोन पर एक पुराना गाना बार बार बजाया जा रहा था। अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। मधु घबरा कर सिहर उठी जब उसने जगन सेठ को कमरे में घुसते हुए देखा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। देखकर लग रहा था कि उसने खूब पी रखी थी। जब उसने बिस्तर पर बैठी उस लड़की को देखा, अपने दिमाग में आदर्श औरत की कल्पना को याद किया और उससे उसका मिलान किया। वो बहुत खुश था कि वो उसका पहला ग्राहक है। वो उसको ऐसे घूर रहा था कि कपड़ों में ढकी मधु खुद को अंदर तक नंगा महसूस कर रही थी। 16 साल की मधु इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि ये नथ उतारने की रस्म थी। इसका नाम पड़ा है पारंपरिक विवाहों की सुहागरात से, जहाँ पति संभोग से पहले अपनी कुमारी पत्नी की नथ को उतारता है।
वैश्याओं में हालांकि नथ उतारने का मतलब होता है कि किसी कमसिन का जिस्म फरोशी के धंधे में उतरना। जगन सेठ अपने कपड़े उतारने लगा और इधर मधु की हड्डियों में सिरहन दौड़ गई। लेकिन रश्मि ने उसे चेतावनी दी थी कि वो ना तो रोए और ना ही किसी तरह का विरोध दिखाए। अगर तुम रोती हो ना तो वो आदमी तुमको जान से मार देगा। जैसा जैसा वो कहे वैसा वैसा करना। मैडम रश्मि के पास उसे वो आदमी लेकर आया था जिसने लॉज से उसका अपहरण किया था। सिर्फ 3 हफ्ते पहले वो एक आदमी श्रवण के साथ अपने गांव से भागकर मुंबई आई थी। वो कुछ दिनों तक एक लॉज में रहे। एक दिन कुछ लोग आए और उन्होंने उसका अपहरण कर लिया। मधु को अभी तक नहीं पता था कि श्रवण ने दलाल बनकर उसे 1000 रुपये में एक चकला घर में बेच दिया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती कि क्या हो रहा था, जगन सेठ अपने कपड़े उतार कर उसके पास बैठ गया। एक भयानक गंध, पान, बीड़ी और देशी शराब की मिली जुली गंध उसको महसूस हुई। मधु ने अपना सर पीछे कर लिया। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। कुछ देर की शांति रही। फिर सेठ ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके कानों में फुसफुसाया, मेरी तरफ देखो। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। चिढ़कर सेठ ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया। उसे ज़बरदस्ती उसका नंगा शरीर देखना पड़ा। वो एक फूले हुए शरीर वाला आदमी था जिसका पेट भयानक रूप से निकला हुआ था। मधु हैरान थी कि उस आदमी को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी कि वो नंगा है। शर्मा कर उसने अपना सर झुका लिया। जगन सेठ ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। उसने उसका घाघरा उठाया और दोनों पैरों के बीच अपनी उंगलियां डाल दी। वो उंगलियों को धीरे धीरे ऐसे घुमाने लगा जैसे वो बदले में कुछ प्रतिक्रिया चाह रहा हो। मधु बहुत घबरा गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगी इस उम्मीद में कि वो रुक जाएगा, जबकि उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये तो उसके कष्टों की शुरुआत थी। कुछ मिनटों में ही उस जगन सेठ ने उसका घाघरा चोली उतार कर एक तरफ फेंक दिया। मधु ने कुछ विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन 16 साल की लड़की उस मोटे सेठ से क्या मुकाबला कर पाती। मधु के गालों पर आंसू ढुलकने लगे। जितना ही वो उसे हटाने की कोशिश करती उतना ही वो उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता। जब सेठ उसके ऊपर से हटा तब तक उसका कई बार बलात्कार हो चुका था। मधु के बार बार विरोध करने पर वो कई बार उसे पीट भी चुका था। डरी सहमी मधु डर से थर थर काँप रही थी। घावों से भरी, अपमानित, तार तार हुई अपनी इज्जत के धागों को समेटती, दर्द और पीड़ा से कराहती वो 16 साल की लड़की घर से भागने के बाद आज पहली बार मौत के बारे में सोचने लगी थी। जब मैडम रश्मि और उसके पति को पता चला कि उसने जगन सेठ को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी तो उन लोगों ने भी मधु की पिटाई कर दी और साथ ही ये भी बता दिया कि श्रवण ने उसे बेचा था। ये सुनकर मधु को गहरा झटका लगा। वो एकदम पत्थर बन गई। एक आंसू भी उसकी आंखों से नहीं गिरा। उसने खाने पीने से तो इनकार किया ही, आसपास लोगों की मौजूदगी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। वो बेजान हो गई थी, किसी मुर्दे की तरह। शुरू में मैडम रश्मि ने एक और आदमी उसके ऊपर थोपने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो आदमी गुस्से से धड़धड़ाता हुआ बाहर निकला और अपने पैसे वापस मांगने लगा, ये कहकर कि ठंडी औरतों को अपने चकला घर में वो रखती है। मैडम रश्मि डर गई कि कहीं इसके कारण ग्राहक कम ना हो जाए और तभी उसने फैसला किया कि तब तक किसी को भी मधु के पास नहीं भेजेगी जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। बहरहाल 1 हफ्ते लड़की को आश्रय देने के बाद रश्मि ने तय किया कि अब बहुत हो गया। केवल 2 समाधान थे जिसके बारे में वो सोच सकती थी। एक तो ये कि मधु को समझा बुझाकर तैयार करवाया जाए, दूसरा ये कि मधु को निकाल बाहर किया जाए। दूसरा रास्ता आसान था, लेकिन उसके कारण पुलिस के चक्कर में फंस जाने का खतरा था। तब उसने किसी के बारे में सोचा, शायद वही थी जो उसे इस उलझन से निकालने में मदद कर सकती थी। गंगूबाई उस इलाके के चकला घर की बहुत बड़ी अम्मा थी। इसके अलावा उसके कई कोठे थे। उसका अपने साथ काम करने वाली औरतों पर बहुत प्रभाव भी था। मधु के ज़िद के बारे में सुनकर गंगूबाई ने आकर मधु से बात करने का फैसला किया। ये उसके लिए एक आम बात थी और मधु का व्यवहार उसके लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं था। 5 फुट लंबी गंगूबाई सफ़ेद साड़ी पहने अपनी गाड़ी से उतरी और मधु के कमरे की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अन्य यौन कर्मियाँ या तो अपनी बालकनी से देख रही थीं या सड़क पर ग्राहकों की तलाश में थी। उसको देखकर सब सम्मान से झुकने लगी।
गंगूबाई मधु के कमरे में घुसी और दरवाज़ा बंद कर लिया और सबको ये आदेश दिया कि वो उन्हें कुछ देर अकेला छोड़ दे। 10 बाय 10 के उस कमरे में गंगूबाई के लिए खास तौर पर एक कुर्सी रखी गई थी। कमरे के कोने में छोटी सी चारपाई थी जिस पर मधु पालती मारे बैठी थी। गंगूबाई ने कुर्सी के ऊपर ध्यान नहीं दिया और बगल में जाकर बैठ गई। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मधु ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा रखा था और सर नीचे किया हुआ था। गंगूबाई ने ज़बरदस्ती उसका चेहरा ऊपर किया और मधु को ऊपर देखने के लिए विवश किया। उसकी आंखें लगातार रोने से लाल और सूज गई थीं। इस बात को समझते हुए कि मधु से बहुत ध्यान से निपटने की ज़रूरत है, गंगूबाई ने पास की मेज पर रखे जग से थोड़ा पानी लिया, अपने पल्लू को उसमें डुबोया, फिर बड़े आहिस्ता से मधु के चेहरे को उससे पोंछने लगी। गंगूबाई ने 1-2 मिनट तक ऐसा किया और तब लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसने गंगूबाई को ज़ोर से भींच लिया। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़, मैं आपसे विनती करती हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊँगी, वो गिड़गिड़ाई। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करती जो रोते रहते हैं। अपने हालात को देखो, अपनी हालत को देखो। पहले रोना बंद करो, फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, गंगूबाई ने कहा। मधु ने किसी तरह अपना रोना बंद किया। नाम क्या है तुम्हारा? मधु। मधु बेटी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुमने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। क्या तुम अपने आप को मारना चाहती हो? गंगूबाई ने माँ जैसी ममता के साथ पूछा। मैं यहाँ रहने के बजाय मर जाना पसंद करूँगी। बेटी, अगर तुम यहाँ आना नहीं चाहती थी तो फिर तुम यहाँ आई कैसे? गंगूबाई को उन हालातों के बारे में नहीं बताया गया था जिनमें मधु को उस चकला घर में लाया गया था। श्रवण। मधु ने किसी तरह उसका नाम लिया और फिर से रोने लगी। उसे उसके धोखे की कसक हो रही थी। हम रत्नागिरी में अपने गांव से भागे थे। उसने वादा किया था वो मुझसे शादी करेगा क्योंकि हमारे माता पिता हमारे संबंधों के खिलाफ थे, लेकिन इन्होंने बताया कि उसी ने मुझे यहाँ बेच दिया था। प्लीज़, मैं घर जाना चाहती हूँ। गंगूबाई चुप रही। उस लड़की की बातों से उसकी अपनी यादों का समंदर उमड़ने लगा था। वो उस दौर में चली गई जब वो 16 साल की थी। गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी, गुजरात के काठियावाड़ के एक गांव में पली बड़ी थी। वो उसके परिवार में प्रतिष्ठित वकील शिष्यविद थे और काठियावाड़ के राज परिवार से उसके परिवार के मजबूत संबंध थे। गंगा के पिता और भाई अनुशासन पसंद थे और उन्होंने उसकी पढ़ाई पर खासा ध्यान दिया, जो 1940 के दशक के ग्रामीण परिवारों के लिए असामान्य बात थी। हालांकि गंगा का दिल कहीं और था। उसे तो फिल्म और एक्टिंग का नशा था। स्कूल के जिन दोस्तों ने मुंबई शहर की यात्रा की थी, उन्होंने वहाँ की बिल्डिंग, कारों, फिल्मों, यहाँ तक कि वहाँ के लोगों के बारे में उसे बताया था। इसलिए जल्दी ही मुंबई शहर को देखने का नशा सा उसके ऊपर छा गया। उसकी ये इच्छा और बढ़ गई जब उसके पिता ने 28 साल के रमणीक लाल को नया अकाउंटेंट नियुक्त किया। वो उसके प्रति मोहित तो थी ही, उसने ये भी सुन रखा था कि रमणीक ने कुछ साल मुंबई में बिताए हैं। वो उसकी तरफ खींची चली जा रही थी और उससे बातें करने के बहाने खोजती रहती थी। बंगले के कोने वाले कमरे में चाय या खाना देने के बहाने वो जाती रहती थी। रमणीक को भी उसके साथ कुछ समय बिताना बुरा नहीं लगता था। शुरू में उसकी बातचीत मुंबई और हीरोइन बनने के अपने सपने को लेकर होती थी, लेकिन जल्दी ही सब कुछ प्यार में बदल गया। अब रमणीक गंगा से स्कूल के बाहर और गांव के खेतों में मिलने लगा। उसने उससे वादा किया कि वो उसे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपने संपर्कों के माध्यम से एक रोल दिलवाएगा और साथ ही ये भी पूछ लिया कि क्या वो उससे शादी करेगी। इतना सुनते ही वो खुशी से फूली नहीं समाई। वो जानती थी कि वो अनिश्चित ज़मीन की ओर बढ़ रही है, लेकिन वो ज़िंदगी में पहली बार ये खतरा उठाने को भी तैयार थी क्योंकि वो रमणीक के प्यार में दीवानी हो चुकी थी। हालांकि वो इस बात को जानती थी कि उसके माता पिता ना रमणीक से उसकी शादी करने देंगे और ना ही उसे हीरोइन बनने देंगे। उसी समय रमणीक ने उसे अपने साथ मुंबई चलने के लिए कहा। गंगा ने तुरंत उसका सुझाव मान लिया, लेकिन उसके रूढ़िवादी संस्कारों ने उसे बिना शादी किए ऐसा करने से रोक दिया। इसलिए मुंबई जाने से एक दिन पहले गंगा और रमणीक ने काठियावाड़ के एक मंदिर में गुप्त रूप से विवाह कर लिया। फिर उसने रमणीक के कहने पर कुछ कपड़े, अपनी माँ के गहने और कुछ नकदी
यानी कि कैश एक बैग में रखे और अहमदाबाद के रास्ते मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। उसने कोई पत्र नहीं छोड़ा और ना ही उसने अपने दोस्तों से रमनीक के बारे में, अपने प्रेम संबंधों के बारे में ही कोई बात की थी। एक बार जब उसने छोड़ दिया तो वो जानती थी कि वो अपने पिता के सम्मान की रक्षा के लिए काठियावाड़ वापस नहीं लौट सकती। 2 दिन बाद गंगा और रमनीक मुंबई सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरे। स्टेशन बहुत बड़ा था और वो तुरंत गंगा के मन में बस गया। उसने इस जगह के बारे में स्कूल की सहेलियों से सुन रखा था। वो इस बात को लेकर दुखी हो गई कि वो अपनी कहानी अपनी सहेलियों के साथ साझा नहीं कर पाएगी। चिंता मत करो, यहाँ तुम्हारे बहुत सारे नए दोस्त बन जाएंगे और जब काठियावाड़ के तुम्हारे दोस्तों को ये पता चलेगा कि तुम मुंबई में बहुत बड़ी स्टार बन गई हो तो वो तुमसे मिलने यहाँ खुद आ जाएंगी। रमनीक ने आंसू बहाती गंगा से कहा। दोनों एक लॉज में ठहरे जहाँ दोनों ने पहली बार शारीरिक संबंध स्थापित किए। अगले कुछ दिन वो शहर में घूमते रहे। वो ट्राम में चढ़े, लोकल ट्रेन में चढ़े, कार में चढ़े और उन्होंने पूरा शहर देख लिया उसी पैसे से जो गंगा ने अपने माता पिता की तिजोरी से चुराए थे। गंगा के लिए ये सब जादू था, सपने सरीखा। उसे घर छोड़ने का कोई पश्चाताप नहीं था। एक सप्ताह बाद रमनीक ने सुझाव दिया कि जब तक कि वो कोई स्थायी कमरा नहीं ढूंढ लेता तब तक वो उसकी मौसी के साथ रहे। लॉज में रहना महंगा पड़ रहा है, मैं किराए पर कोई छोटा कमरा ढूंढने जा रहा हूँ, तब तक तो मेरी मासी के साथ रह सकती हो, उसने कहा। ये सुनकर गंगा को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने हमेशा यही कहा था कि शहर में उसका कोई नाते रिश्तेदार नहीं है। हालांकि बिना दिख हुज्जत के वो तैयार हो गई। रमनीक की मौसी उसे लॉज में लेने आई, जिसने अपना नाम शीला बताया, पर गंगा के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अति भड़काऊ कपड़े पहन रखे थे और पान चबा रही थी। रमनीक ने उनके लिए एक टैक्सी मंगवाई और गंगा को उसके अंदर बैठाते हुए कहा कि वो 1 दिन में लौट कर आ जाएगा। जब वो उस गली में मुड़े जिसमें शीला मौसी का घर था, गंगा को झटका सा लगा ये देखकर कि अनेक अधनंगी औरतें वहाँ घूम रही थीं और ऊपर बालकनी से झांक भी रही थीं। शीला मौसी ने जब ये देखा कि गंगा कुछ असहज हो रही है तो उन्होंने कहा, मुंबई के अलग अलग इलाकों में औरतें अलग अलग तरह के कपड़े पहनती हैं। ये कौन सा इलाका है? गंगा ने पूछा। कमाठीपुरा। क्या तुमने इसके बारे में कभी सुना है? शीला मौसी ने पूछा। नहीं। अच्छा, मैं यहीं रहती हूँ, तुमको भी यहाँ कुछ समय रहना होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं यहाँ बस 1 दिन के लिए आई हूँ, गंगा ने तुरंत कहा और ख़ुद को जैसे भरोसा दिलाते हुए। शीला मौसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अपना सर खिड़की की तरफ कर लिया। जब वो टैक्सी से उतरी तो उसने देखा कि उत्सुक निगाहें उसे घूर रही थी। लगा कि इस इलाके में सभी रमनीक की मौसी को जानते थे। गंगा ने शांत रहने की कोशिश की, फिर भी रमनीक की गैर मौजूदगी से उसे चिंता होने लगी। शीला मौसी उसे एक छोटे से कमरे में ले गई और गंगा से कहा, अपना सामान ठीक करके मुँह हाथ धो लो। मुझे अपना सामान नहीं खोलना है, कल तो मैं जा ही रही हूँ, गंगा ने कहा। शीला मौसी ने उसकी ओर देखा और फिर आखिरकार बोल पड़ी, मैं इस बात को तुमसे और नहीं छुपा सकती, मैं रमनीक की मौसी नहीं हूँ, मैं एक चकला चलाती हूँ। अचानक एक सन्नाटा सा छा गया। गंगा हैरान थी कि रमनीक ने उससे झूठ बोला, लेकिन हालात उसे अब भी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहे थे। मैं यहाँ क्यों हूँ? उसने पूछा। रमनीक ने तुम्हें 500 रुपये में मेरे हाथों बेच दिया है, वो वापस नहीं आएगा, वो वापस काठियावाड़ चला गया है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। वो इस बात पर यकीन नहीं कर सकती थी कि रमनीक, उसका संगी, वो आदमी जिसके ऊपर उसने पूरा भरोसा किया, उसने उसको धोखा दिया। झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा गंगा? मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे परिवार की हो, लेकिन तुम्हारे पति ने ही तुम्हारा सौदा किया हमसे। रमनीक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं नहीं जानती, लेकिन अब तुम्हें हम लोगों की बात माननी पड़ेगी। मैं नहीं मानूंगी, गुस्से में गंगा ने कहा और कमरे से निकलने का प्रयास किया, लेकिन शीला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे कमरे के अंदर खींच लिया। मेरी अच्छाई का फ़ायदा मत उठाओ लड़की, अब तुम एक चकले में हो और तुम यहाँ मेरे ग्राहकों को खुश करने के लिए हो। भागने की हिम्मत न मत करना और ना ही कोशिश, शीला ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दिन गुजरते गए। गंगा को पीटा जाता, उसे भूखा रखा जाता, क्योंकि वो सारा दिन रोती रहती थी। रमनीक की अब भी कोई खबर नहीं थी और गंगा को समझ में नहीं आ रहा था कि अपने भाग्य को स्वीकार कर ले या घर चली जाए।
रमणीक के साथ भागकर उसने अपने माता पिता की पहले ही बदनामी कर दी थी। उसके पिता, जो हो सकता है कि उपहास के पात्र बन गए हों, उसे कभी वापस स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही उसकी और बहनों की भी शादी होनी है। उसका परिवार गंगा के लिए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। शीला भी उसे याद दिलाती रहती थी कि एक बार काठियावाड़ के गांव वालों को इस बात का पता चल गया कि वो मुंबई में कमाटीपुरा में रहकर आई है तो वो लोग उसके घर वालों को बाहर कर देंगे। इन सब परिणामों के बारे में सोचकर उसने आखिरकार ये फैसला किया कि वो घर नहीं लौटेगी। दूसरा एक ही विकल्प बचा था, मरने का, जो लगभग असंभव इसलिए था क्योंकि इतने सारे लोगों की नज़र उसके ऊपर रहती थी। 2 हफ्ते बाद आखिरकार गंगा हार मान गई। वैसे भी उसने सोचा, उसके शरीर का पहले एक उचक्के ने उपभोग किया है और किसी भी तरह वो अपने घावों को नहीं मिटा सकती थी। गंगा ने शीला को बुलाया, कहा कि वो हर काम करने के लिए तैयार थी जो वो चाहती थी। खुशी के मारे शीला ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि उसका चकला हमेशा उसका पूरा ध्यान रखेगा। उसी रात गंगा को नथुतराय की रस्म के लिए भेजा गया। रमणीक ने केवल गंगा को ही झूठ नहीं बोला था, बल्कि शीला से भी झूठ बोला था। उसने गंगा को ये कहते हुए शीला को भेजा था कि वो कुमारी थी। अब चूंकि गंगा जिस्म फरोशी के तौर तरीकों से वाकिफ़ नहीं थी, उसने शीला को ये बात नहीं बताई। गंगा ने बड़ी उपेक्षा के साथ ना चाहते हुए भी नथुतराय की रस्म अदा की, लेकिन उसने सेठ के साथ पूरी तरह सहयोग किया। वो जानती थी कि अब यही उसका पेशा था। उसके भाग्य से सेठ उससे बहुत खुश हुआ। काम पूरा करने के बाद सेठ ने उसे नजराने के तौर पर सोने की अंगूठी भी दी। बाहर जाते हुए वो पीछे घूमा। उसने पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पहले तो वो झिझकी, फिर उसने जवाब दिया, गंगू। उसने अतीत के हर निशाने को मिटाने के बारे में सोचा। इसके बाद गंगा गंगू बन गई। चैप्टर 2, गंदी मानसिकता वाला पठान। जल्दी ही गंगू कमाटीपुरा की सबसे महंगी वेश्याओं में से एक हो गई, जिसकी सबसे ज़्यादा मांग थी। उसने काठियावाड़, रमणीक और अपने अतीत के हर पहलू को पीछे छोड़ दिया। उसने जीवन के उस पहलू के बारे में सोचना भी छोड़ दिया। हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली जैसे दूसरे के शहरों के सेठ भी जब शहर में होते तो ख़ास तौर से उसकी मांग करते। शीला को इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि गंगू सुंदर लड़कियों में नहीं थी, लेकिन पुरुष बिस्तर पर उसके कौशल के बारे में बात करते ही चले जाते थे। गंगू ने अपने ग्राहकों के साथ बिना भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए ही उनके बटुए खुलवाने की कला सीख ली थी। गंगू जो पैसा कमाती, उससे अपने लिए सोने के जेवर बनवाती। ये उसका एकमात्र शौक़ था। इसके अलावा वो कभी कभार पास के सिनेमा हॉल में सिनेमा देख लिया करती थी। सिनेमा में करियर बनाने का उसका सपना तो बीती हुई बात हो चुकी थी, लेकिन सिनेमा के लिए उसका नशा कम नहीं हुआ था। शीला उसके इस शौक़ के बारे में जानती थी, लेकिन चुप रहती थी, क्योंकि वो अपने लिए पैसे देने वाली इस गाय को खोना नहीं चाहती थी। जब गंगू 28 साल की हुई तो एक बदमाश पठान, जिसने काठियावाड़ी के बारे में दूसरे आदमियों से सुन रखा था, गंगू के बारे में पूछता हुआ एक दिन शीला के चकले में घुस आया। वो 6 फीट से भी लंबा था और अन्य ग्राहकों के मुकाबले भारी भरकम भी था। शीला उसे अंदर जाने से रोकना चाहती थी, क्योंकि उस आदमी की भयानक प्रकृति ने उसे कुछ कहने से रोक दिया। वो झिझकते हुए मान गई, इस उम्मीद में कि गंगा अपने अनुभव के आधार पर इस ग्राहक से भी ठीक से निपट लेगी। हालांकि परिणाम बहुत अलग रहा। पठान गंगू से बहुत क्रूरता से पेश आया था। उसने बिस्तर पर ऐसी क्रूरता पहले नहीं देखी थी, और फिर वो वैशाल्य से शीला को एक भी पैसा दिए बिना निकल गया। वैशाल्य में सभी सदमे में थे। शीला के साथ साथ कोई भी कुछ नहीं बोला। सबको डर था कि कहीं उसका संबंध इलाके के पठान गैंग से ना हो। इस मुठभेड़ ने 4 दिनों तक गंगू को अक्षम बना दिया था। वो अपने ग्राहकों का मनोरंजन करने की हालत में नहीं रह गई थी। शीला ने गंगू से माफ़ी मांगी और उससे कहा कि वो इस बात को सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में उसके साथ ऐसा कुछ भी ना हो पाए। 1 महीने बाद पठान लौटा। इस दफ़ा उसने बहुत पी रखी थी। जब शीला ने उसे देखा तो उसने 2 आदमियों को बुलाया। हालांकि वो पठान के सामने कुछ भी नहीं थे। इसके उल्टे उसका गुस्सा और भड़क गया। वो गंगू के कमरे में घुस गया। वो किसी और ग्राहक के साथ थे, लेकिन पठान ने उस आदमी को नंगा ही बाहर फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। शीला डर के मारे दरवाज़ा पीटती रही। वो जानती थी कि वो पुलिस वालों को इसमें शामिल नहीं कर सकती। इस दफ़ा जब पठान गया तो गंगू के शरीर को कहीं तरह से नोच खसोट कर खाया हुआ था।
इस अग्नि परीक्षा के बाद गंगू को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और गंगू को मजबूरन अपंगों की तरह कमरे में हफ्तों पड़े रहना पड़ा। गंगू को अपनी मजबूरी के कारण केवल अपने ऊपर ही गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि शीला के ऊपर भी उतना ही गुस्सा आ रहा था। जब उसको इस बात का पता चला कि शीला ने उस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ भी नहीं किया। शीला के साथ बुरी तरह झगड़ने के बाद गंगू ने आखिरकार खुद ही उस पठान से निपटने का फैसला किया। गंगू इस बात को समझ गई कि अगर वो खामोश रही तो भविष्य में बड़ी बड़ी समस्याओं की बुनियाद पड़ जाएगी। उसने उस आदमी के बारे में पता लगाना शुरू किया। आखिरकार अपने ग्राहक से उसे पता चला कि उसका नाम था शौकत खान और उसका ताल्लुक करीम लाला के ग्रोह से था। अब्दुल करीम खान, जो करीम लाला के नाम से जाना जाता था, उस समय छोटा मोटा गिरोहबाज ही था। वो औरतों का सम्मान करने के लिए जाना जाता था। उन दिनों वो पठानों का एक संघ चलाता था, पख्तून रेलगई हिंद। गंगू ने समझ लिया कि अगर कुछ हो सकता था तो करीम लाला के माध्यम से ही हो सकता था। शीला समेत दूसरी लड़कियों ने उसे बहुत समझाया कि वो उससे ना मिले, क्योंकि वो अपनी गतिविधियों और उग्रता के लिए दक्षिण मुंबई में बदनाम था, लेकिन वो अपनी जिद पड़ी रही। एक शुक्रवार जब करीम लाला ने जुमे की नमाज अदा की ही थी और लेमिंगटन रोड पर अपने घर ताहिर मंजिल को लौट रहा था, गंगू ने उसे आवाज़ दी। वो बैदा गली के बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी, उस गली के बाहर जो उसके घर जाती थी। करीम भाई सलाम, मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए, उसने कहा। उसे देखते ही पठान इस बात को समझ गया कि वो पास के इलाके के एक वेश्या है। किस बारे में? उसने पूछा। वो उसकी बेबाकी से हैरान था और सड़क पर एक वेश्या से बातचीत करने को लेकर असहज। आपके एक आदमी के बारे में। घर आओ, हम लोग वहाँ बात करेंगे, यहाँ बात करना अच्छा नहीं लगता। कहते हुए वो गली में आगे आगे चलने लगा, गंगू उसके पीछे पीछे। करीम लाला अपने घर में किसी वेश्या के आने के सख्त खिलाफ था, इसलिए उसने गंगू से ऊपर अपनी बिल्डिंग की छत पर चलने के लिए कहा और इस बीच उसने घर के कपड़े पहन लिए। ऊपर उसके लिए चाय और नाश्ता भेज दिया गया। 10 मिनट के बाद जब करीम लाला ऊपर छत पर आया तो उसने ध्यान दिया कि गंगू के लिए जो भी चीज़ें उसने भिजवाई थी, उसने उनमें से किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? अगर आपको मेरी जैसी बदनाम औरत का अपने घर में आना ठीक नहीं लगता तो मेरे लिए गलत होगा कि मैं उन बर्तनों को गंदा करूं जो आपकी रसोई से आए हों। करीम लाला अवाक रह गया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने आखिरकार पूछ ही लिया। गंगू, मैं कमाटीपुरा में काम करती हूँ। मुझसे क्या चाहती हो? भाई, मैं नहीं जानती कि आपने कभी अपने किसी आदमी में गलती देखी हो और उसको सज़ा दी हो, खासकर जब उसने मुझ जैसी किसी औरत के साथ कुछ गलत किया हो। लेकिन आप अगर ऐसा करते हैं तो मैं जीवन भर आपकी रखैल बनकर रहने के लिए तैयार हूँ, उसने कहा। करीम लाला का चेहरा लाल हो गया। किसी ने कभी उससे ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। फिर भी उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, मैं घर परिवार वाला आदमी हूँ बीबी, कभी मुझसे इस तरह से बात मत करना। और जहाँ तक मेरे आदमियों की बात है, तो अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो मैं उनको ठीक करना भी जानता हूँ। कौन है वो? शौकत खान। मैंने सुना है वो आपके ही गिरोह का है। मेरे गिरोह? मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। मैंने पता किया है। क्या किया उसने? उसने पिछले कुछ हफ्तों में मेरा बलात्कार किया है, बदले में मुझे कुछ दिया भी नहीं। ठीक है, मैं वेश्या हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं हूँ जिसका कोई भी जब चाहे इस्तेमाल करे। उस आदमी की वजह से मुझे अस्पताल तक जाना पड़ा। उसने खूंखार तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया, गंगू ने कहा और अपने हाथ और बाहों के निशानों को दिखाने लगी। वो निशान इतने भयानक थे कि देखते ही करीम लाला ने अपना सर झुका लिया। इस तरह की क्रूरता के निशानों को देखकर वो भौचक्का रह गया, वो भी उस पठान के द्वारा जिसे उसके ही गिरोह का बताया जा रहा था। गंगू, जब अगली बार वो आए तो मैं चाहता हूँ किसी तरह मुझे खबर की जाए। उसे तब तक उलझाए रखना जब तक कि मैं ना आ जाऊँ। मैं उससे खुद निपटूंगा। अब तुम जा सकती हो। गंगू मुस्कुराई और उसने अपने पर्स से छोटा सा एक धागा निकाला। करीम भाई, सालों हो गए जब मैंने किसी को राखी बांधी हो, क्योंकि जब से मुझे यहाँ लाया गया मैंने मर्दों के साथ खुद को कभी महफूज महसूस नहीं किया। आज आपने सुरक्षा का वादा करके भाईचारे के मेरे विश्वास को फिर से जगा दिया है। वो पठान सरदार गंगूबाई की डिठाई से हैरान था।
वो नौजवान लड़की जो कुछ देर पहले ये कह रही थी कि वो उसकी रखैल बनने के लिए तैयार है, अब कह रही थी कि वो उसे भाई बनाना चाहती है। वो मुस्कुराया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया ताकि वो धागा बांध सके, ये कहते हुए, ये तुमको मेरी ज़बान है, अब से तुम मेरी बहन हो। फिर उसने नाश्ते में से एक मिठाई निकाल कर उसे खिला दिया। उम्मीद करता हूँ कि तुम अब शिकायत नहीं करोगी, उसने कहा। गंगूबाई धन्य हो गई। हिंदू रिवाज के मुताबिक उसने करीम लाला के पांव छुए। करीम लाला ने कमाठीपुरा में शीला के चकला घर के आगे एक जासूस लगा दिया। ये नौजवान हर उस आदमी का हिसाब रखता था जो रोज़ रोज़ गंगू के पास आते थे। कई दिनों तक शौकत खान का कुछ पता नहीं था। गंगू को अफसोस था, लेकिन उसको उम्मीद थी कि वो आएगा और करीम लाला उसे ठिकाने ज़रूर लगा देगा। करीब 3 हफ्ते के बाद वो उस चकला घर में फिर आया। गंगू ने एक और वैश्य के माध्यम से उस जासूस को खबर भिजवाई, जो सुनते ही साइकिल में करीम लाला के घर की ओर भागा। खान इस बार और अधिक खूंखार लग रहा था, लेकिन गंगू ने फैसला किया कि वो पूरी तरह से उसका साथ देगी जब तक कि करीम लाला वहाँ नहीं आ जाता। 10 मिनट में भी कम समय में उसने दरवाजे पर जोर से आवाज़ सुनी, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ वैसे तो अनचीनी सी लग रही थी, उसमें खतरनाक अंदाज दिख रहा था। उस चकला घर में खुद को रोकने के एक और प्रयास से गुस्से में आकर खान ने गंगू को थप्पड़ मारा और उठ खड़ा हुआ। उसको इसका अंदाज़ा नहीं था कि उसका सामना और किसी से नहीं बल्कि खुद करीम लाला से होने वाला था। गंगू खुद को चादर में लपेटने के लिए दौड़ी। शौकत खान की गिग्गी बन गई जब उसने दरवाजे पर करीम लाला और 2 दूसरे पठानों को हॉकी स्टिक के साथ खड़े देखा। उसने जल्दी से अपनी पैंट पहनी और भागने की कोशिश करने लगा। तभी करीम लाला ने उसको चकला घर से खींचकर बाहर निकाला। फिर उसने खान को निर्ममता के साथ हॉकी स्टिक से पीटना शुरू कर दिया। खान ने उसे रोकने की कोशिश की और उससे पख्तून में बात करने लगा। उसके ऊपर आरोप लगाने लगा कि वो अपने भाई के खिलाफ जा रहा है, वो भी एक वैश्य के लिए। इससे करीम लाला को और भी गुस्सा आ गया। उसने जोर से उसके पेट में लात मारी, सर में जोर से स्टिक का वार किया। खुद को पठान कहने की ज़रूरत मत करो, करीम लाला गरजा। आखिर में जब करीम लाला पूरी तरह से निश्चिंत हो गया कि उसने उसकी इतनी हड्डियां तोड़ दी हैं कि वो हफ्तों बिस्तर पर पड़ा रहेगा, तो वो रुक गया। गंगू मेरी राखी बहन है। अगली बार अगर किसी ने इसके साथ खराब ढंग से व्यवहार किया तो मैं उसको मार डालूंगा, उसने कमाठीपुरा को चेतावनी देते हुए जोर से कहा। इसके बाद गंगू के लिए हालात बदल गए। कमाठीपुरा के लोग उसे अलग ढंग से देखने लगे। दक्षिण मुंबई के सबसे खतरनाक माफिया सरदार के साथ उसके संबंध ने उसको एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। कोई भी उससे पंगा लेने की कोशिश नहीं करता था, यहाँ तक शीला भी। गंगू के लिए एक अलग ही दुनिया खुल गई। अपने राखी बंद भाई का नाम ले लेकर वो नागपाड़ा पुलिस और अंडरवर्ल्ड के साथ अपने संबंध बनाने लगी। जब कुछ समय बाद शीला अचानक मर गई तो वहाँ के लोगों ने गंगू से घरवाली का चुनाव लड़ने के लिए कहा। वो तुरंत तैयार हो गई, इस उम्मीद में कि इससे उसको वैश्यवृत्ति से मुक्ति मिल जाएगी। आश्चर्य नहीं कि वो चुनाव जीत गई और बहुत कम उम्र में चकला घर की अम्मा बन गई। गंगूबाई को गंगूबाई कठेवाली बुलाया जाने लगा, कोठेवाली की जगह। गंगूबाई ने खुद को कठेवाली ही कहना चुना, अपने पारिवारिक नाम कठियावाड़ी से अपने अंतिम जुड़ाव के रूप में। चकले की अम्मा को अक्सर घरवाली कहकर संबोधित किया जाता है। रेड लाइट इलाकों की अपनी सामाजिकता होती है, ऊंच नीच होता है। अगर कोई वैश्य चुनाव जीत जाती है तो उसका दर्जा बढ़ जाता है। एक घरवाली के अधिकार में कुछ पिंजरे यानी कि कुछ बिस्तर होते हैं। चैप्टर 3 रक्षक। मधु के रोने की आवाज़ से गंगूबाई कठेवाली वर्तमान में आ गई। तुम रोना बंद करोगी? नहीं तो लोगों को लगेगा मैं तुम्हें सजा दे रही हूँ, गंगूबाई ने बेचैन होते हुए कहा। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालिए, मधु ने फिर रोते हुए कहा। उस बूढ़ी औरत ने मधु के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा 1 मिनट के लिए सोचो, मैंने तुमको यहाँ से जाने की इजाज़त दे दी। फिर क्या करोगी तुम? मैं रत्नागिरी अपने गांव चली जाऊंगी, मधु ने तुरंत जवाब दिया। किसके पास? ये कैसे सवाल कर रही हैं आप? अपने माता पिता के पास। ए लड़की, फिर से जवाब देने की हिम्मत मत करना, गंगूबाई ने चेतावनी दी। 16 साल की उस लड़की ने तुरंत माफ़ी मांग ली। गंगूबाई ने उसकी माफ़ी को अनदेखा करते हुए बोलना जारी रखा। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि अपने प्रेमी के साथ भागकर तुमने अपने माता पिता की बड़ी बदनामी कर दी है। अगर तुम्हारे गांव के लोगों को ये पता चल जाएगा
कि तुम कमाठीपुरा में थी तो तुमको जात बहाल कर दिया जाएगा। मेरे माता पिता शायद तब मुझे स्वीकार कर लें अगर उनको मैं यहाँ के बारे में ना बताऊं। फिर तुम उनसे क्या कहोगी? उसने पूछा, लड़की के आत्मविश्वास से आश्चर्यचकित होते हुए। पता नहीं। लंबी खामोशी छा गई। उसके बाद गंगूबाई ने कहा, तुम्हारी तरह मैं भी भाग गई थी। मैं तब तुम्हारी उम्र की थी। मेरे पति ने मुझे बेच दिया था। मैं कभी नहीं लौटी, क्योंकि अगर मेरे परिवार वालों को पता चल जाता कि मैं कमाठीपुरा से आई हूँ तो वो मुझे मार देते। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा ही नहीं था कि मैं इस जगह को अपना घर बना लूँ। अगर तुम अपने परिवार वालों के पास लौट भी जाओ तो उनको इससे कौन रोक सकता है कि वो तुम्हें समाज से निकाल दें। यहाँ एक लड़की थी, विनीता। उसने सोचा कि उसका परिवार अलग तरह का है। वो घर लौट गई। कुछ देर चुप रहने के बाद गंगूबाई ने कहा, कुछ महीनों बाद हमने उसके गांव में एक लड़के को भेजा। पता चला कि उसे इज्जत के नाम पर मार दिया गया। मधु फिर रोने लगी। इसका मतलब है मुझे हमेशा यहीं रहना होगा? अब मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम अपने माता पिता को समझा पाओगी? हाँ, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। मैं ये समझ गई कि मैं गलती पे थी। मैंने गलत किया और मैंने उसकी कीमत भी अदा कर दी। मुझे माफ़ी मांगने का एक मौका तो दीजिए। अगर मैं अपने माँ बाप को नहीं मना पाई, मैं सफल नहीं हुई, तो मैं रत्नागिरी में ही कोई छोटा मोटा काम कर लूँगी, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। गंगूबाई ने मधु के चेहरे की तरफ देखा, मानो उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद वो उठी, दरवाज़ा खोला और उसने मैडम रश्मि को आवाज़ दी, इसे जाने दो। जब रश्मि आई तो गंगू ने उससे कहा, ये यहाँ रहने के लिए नहीं बनी। मैडम रश्मि को झटका लगा। लेकिन इसके लिए हमने 1000 रुपये दिए थे। हम इसको कैसे जाने दे सकते हैं? मुझे पता है, तुम समझ लेना कि धंधे में घाटा हो गया। भविष्य में मैं नहीं चाहती कि किसी लड़की को उसकी मर्जी के बगैर धंधे में लाया जाए। समझ में आया? गंगूबाई ने पूछा, ये पक्का करो कि इसे रत्नागिरी की सही बस में बिठाया जाए। संभव हो तो पप्पू को इसे छोड़ने के लिए भेज दो। कहते हुए गंगूबाई ने कमरा छोड़ दिया। मधु के लिए उसने धन्यवाद कहने का अवसर भी नहीं छोड़ा। गंगूबाई के स्नेह नियति की खबर कमाठीपुरा की संकरी गलियों में जंगल की आग की तरह फैल गई। चकला घर की एक ऐसी अम्मा के रूप में उनको जाना जाता था जो धंधे और पैसे से अधिक अहमियत औरत को देती थी। मधु की ये मुक्ति अनेक अन्य औरतों के लिए नज़ीर बन गई और उन अनेक औरतों ने गंगूबाई से संपर्क किया। अगर उनका मामला उनको सही लगा तो उन्होंने उनको जाने की इजाज़त दे दी। अगर नहीं कर सकी तो उन्होंने ये पक्का किया कि वो भागने में सफल रहें। कमाठीपुरा के चकला घरों को ये बहुत सख्ती से चलाती थी और समय के साथ लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। उन्होंने वहाँ की वेश्याओं को शौकत खान जैसे लोगों से बचाया जो औरतों के साथ दुर्व्यवहार तो करते ही थे, या फिर ऐसे लोगों से भी जो उनसे शादी का वादा करते थे और उनको पैसे भी नहीं देते थे। ये लोग गंगूबाई से डरते थे क्योंकि उसके अंडरवर्ल्ड के लोगों से संबंध थे और पुलिस वालों से भी धंधे वालियाँ उनको माँ की तरह मानती थीं और उनको गंगू माँ कहकर बुलाया करती थी। बड़े घर वाली चुनाव में उसकी जीत ने उसकी हालत को और भी मजबूत बना दिया था।